आइए आज के इस एक्सप्लेनर में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझते हैं। शरीर के अंदर चलने वाली छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक प्रक्रियाओं से लेकर बाहर फैले हुए विशाल इकोसिस्टम तक ये पूरा सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम किन किन चीजों को डिकोड करने वाले हैं उसका एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे जरूरी विटामिन से, फिर बात करेंगे हमारी हड्डियों और नर्वस सिस्टम की, उसके बाद हार्मोन्स, फिर जेनेटिक्स और आखिर में हमारे पर्यावरण और इकोसिस्टम को समझेंगे। ये सारी जानकारी एकदम स्ट्रक्चर्ड है ताकि हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी बॉडी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की, यानी एसेंशियल विटामिन्स और न्यूट्रिशन की। यहाँ एक बहुत ही कॉमन सवाल सामने आता है जो अक्सर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि आखिर ये ज़रूरी विटामिन्स हैं कौन से, इनके साइंटिफिक नाम क्या हैं और इनकी कमी से शरीर में क्या क्या गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। अब ये जो जानकारी है ना, ये किसी अल्टीमेट चीट शीट से कम नहीं है। देखिए, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी की दिक्कत होती है। खट्टे फलों में मिलने वाला विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी का कारण बनता है। वहीं विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल कहा जाता है, जिसकी कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो सकता है। फिर आता है विटामिन ई, जिसे टोकोफेरॉल या ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये अर्ली एजिंग को रोकता है। और फाइनली विटामिन के यानी फाइलोक्विनोन, जो खून का थक्का जमाने के लिए बहुत क्रूशल है। विटामिन्स के बाद अब बात करते हैं हमारे शरीर के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी हमारी हड्डियां और नर्वस सिस्टम। 33 बायोलॉजी में ये नंबर बहुत मायने रखता है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो कोई सिंगल हड्डी नहीं है। असल में ये 33 अलग अलग छोटी हड्डियों से मिलकर बनती है, जिन्हें वर्टेब्रे कहा जाता है। और इन 33 हड्डियों का अरेंजमेंट भी बहुत ही कमाल का है। गर्दन वाले हिस्से में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं, फिर छाती और पीठ वाले हिस्से में 12 थोरैसिक हड्डियां, लोअर बैक में 5 लंबर, कमर से ठीक नीचे 5 सैक्रम और एकदम आखिर में होती हैं 4 कॉकिक्स, जिसे टेल बोन भी कहते हैं। ये सब एक के ऊपर एक स्टैक होकर हमारी नाजुक स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं। अब हड्डियों के स्ट्रक्चर की बात हो ही रही है तो एक बेसिक सा डिफरेंस हमेशा याद रखना चाहिए। लिगामेंट्स का काम होता है एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ना, जबकि टेंडन्स जो होते हैं वो हड्डी को मसल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। ये एक ऐसा क्लासिक फैक्ट है जो हर जगह काम आता है। स्ट्रक्चर के बाद अब देखते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम में सिग्नल कैसे ट्रैवल करते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले डेंड्राइट सिग्नल को कैच करते हैं, फिर ये सिग्नल एक्सॉन के जरिए आगे बढ़ता है और आखिर में सिनेप्स तक पहुंचता है। सिनेप्स वो छोटा सा गैप है जहां 2 न्यूरॉन्स मिलते हैं और बिल्कुल यहीं पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में बदल जाता है। नर्वस सिस्टम के बाद अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन केमिकल मैसेंजर्स को डिकोड करते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, यानी हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में मेनली 2 तरह की ग्रंथियां या ग्लैंड्स होते हैं। पहला है एंडोक्राइन, जो डक्टलेस होते हैं, मतलब इनमें कोई नलिकाएं या पाइप्स नहीं होती। ये अपने हार्मोन सीधे खून में छोड़ देते हैं, जैसे पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड। दूसरी तरफ होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिनमें नलिकाएं होती हैं और ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जैसे हमारी आंसुओं की ग्रंथि। एक मजेदार फैक्ट ये भी है कि हमारा पैनक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड है, क्योंकि ये एंजाइम्स भी बनाता है और इंसुलिन हार्मोन भी। फाइट या फ्लाइट, ये तो सबने सुना होगा। जब भी हम किसी खतरे में होते हैं तो किडनी के ठीक ऊपर मौजूद एड्रीनो ग्लैंड तुरंत एड्रीनलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। ये हमारा अल्टीमेट इमरजेंसी हार्मोन है जो हमें सेकंड्स में डिसीजन लेने की ताकत देता है। इसी तरह प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स भी बहुत ही स्पेसिफिक और क्रूशल काम करते हैं। बच्चे के जन्म के बाद मां के शरीर में दूध बनने और उसे रिलीज करने का काम इन्हीं हार्मोन्स के जरिए ट्रिगर होता है। अब इस चर्चा को एक कदम और आगे ले चलते हैं, जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन की तरफ, यानी वो प्रोसेस जिससे जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। यहाँ एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल दिमाग में आता है कि इंसानों में बायोलॉजिकल सेक्स और शारीरिक बनावट आखिर डिसाइड कैसे होती है? ये क्रोमोसोम्स कैसे काम करते हैं? इसे ऐसे समझते हैं, इंसानी शरीर में कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। पहले 22 जोड़ों को ऑटोसोम्स कहा जाता है, जिनका काम है हमारी पूरी शारीरिक बनावट को तय करना। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, जिसे एलोसोम या जर्म सेल कहते हैं, सिर्फ वही ये तय करता है कि बायोलॉजिकल सेक्स क्या होगा। बस एक जोड़ा और पूरा ब्लूप्रिंट तैयार। इसी से जुड़ा मेडिकल साइंस का एक बहुत ही क्रूशल टेस्ट है एमनियोसेंटेसिस। ये प्रेगनेंसी के दौरान किया जाने वाला एक फ्लूइड टेस्ट है।
इसमें एमनियोटिक फ्लूइड की मदद से ये चेक किया जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ है या नहीं। अब अगर इंसानों से हटकर थोड़े सिंपल या एक कोशिका वाले जीवों को देखें तो वो अपनी आबादी बढ़ाने के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अमीबा बाइनरी फिशन के जरिए खुद को 2 हिस्सों में बांट लेता है, हाइड्रा बडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करता है और प्लेनेरिया तो रीजनरेशन के जरिए खुद के शरीर से ही नया क्लोन तैयार कर लेता है। नेचर का ये मैकेनिज्म सच में हैरान करने वाला है। माइक्रोस्कोपिक सेल्स और शरीर के अंदर की दुनिया को समझने के बाद अब फाइनली बाहर की दुनिया पर नजर डालते हैं। बात करते हैं हमारे इकोसिस्टम और पर्यावरण की। हमारी जो फूड चेन है ना, उसका फ्लो बहुत ही क्लियर और वेल डिफाइंड है। सबसे पहले बेस पर आते हैं प्रोड्यूसर्स, यानी पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स जैसे शाकाहारी जानवर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स और फिर एकदम टॉप पर आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स यानी एपेक्स प्रेडेटर्स। और जब ये सब खत्म हो जाते हैं तो डीकंपोजर्स जैसे फंगस और बैक्टीरिया सब कुछ ब्रेक डाउन करके वापस मिट्टी में मिला देते हैं। ये एक परफेक्ट साइकिल है। इस पूरी फूड चेन में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, इससे लेकर एक बहुत ही कमाल का नियम है 10% रूल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे बढ़ती है। मतलब अगर किसी पौधे में 1000 कैलोरी हैं तो उसे खाने वाले शाकाहारी जीव को सिर्फ 100 कैलोरी ही मिलेगी, और अगर उस जीव को किसी एपेक्स प्रेडेटर ने खाया तो उससे सिर्फ 10 कैलोरी ही मिलेगी। अब जैसे जैसे इकोसिस्टम में बदलाव आते हैं, इसका असर सीधा जानवरों पर पड़ता है। कई प्रजातियां सरवाइव नहीं कर पाती और यहीं पर काम आती है रेड डेटा बुक। ये एक ऐसा अहम डॉक्यूमेंट है जिसमें उन सभी पेड़ पौधों और जानवरों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है जो या तो खतरे में हैं या फिर हमारी दुनिया से पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं। तो आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का सार क्या है? यही कि उन छोटे छोटे विटामिन्स और सेल्स से लेकर इन विशाल फूड चेन्स तक पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर हमें बड़े इकोसिस्टम्स को समझना है तो पहले शरीर के अंदर चलने वाले माइक्रो फंक्शंस को समझना ही होगा। अब आखिर में एक सोचने वाली बात, अगर पूरे इकोसिस्टम को चलाए रखने के लिए सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर ही काफ़ी है, तो सोचिए हमारी पृथ्वी पर जीवन का ये बैलेंस कितना डेलिकेट, कितना नाजुक है ना? उम्मीद है आज का ये एक्सप्लेनर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बायोलॉजी की ये दुनिया बहुत विशाल है, इसलिए हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए और नई चीज़ें